So we'll start with next topic, that is polarization of light. अब ये polarization क्या concept है? It is very interesting, very simple also. तो polarization का concept क्या है वो समझने से पहले, of course we will start with polarization of light today. लेकिन उससे पहले you should know something basic about light. अभी हमको पता लाइट क्या होता है. लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में you have oscillating electric and magnetic fields which are perpendicular to each other and also to the direction of propagation. तो बेसिकली आइडिया ऐसा है कि अगर ये x एक्सिस है, ये अगर ये y एक्सिस है और ये अगर z एक्सिस है, करेक्ट, तो इसमें अगर x एक्सिस डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस थे, इफ यू रिमेंबर, वो y एक्सिस के अलॉन्ग होंगे. तो इस वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस केस, इसको तुम बोलते हो E0, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. और मैग्नेटिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड होता है उसको हम लोग B0 से डिनोट करते हैं. So this is B0, and as you can see, electric field and magnetic field are perpendicular to each other. They are also perpendicular to direction of propagation. अब ये एक सिंगल वेव की बात हो रही है, तो अगर मैं इस सिंगल वेव की बात करूं तो उस केस में लेट अस से, अब बाय द वे प्रॉब्लम क्या है कि ये 3 डायमेंशंस है और मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ 2 डायमेंशंस पे. बराबर 3 डायमेंशन है ना. एक डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, एक डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एक डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है. तो 3 डायमेंशन है, 3 डायरेक्शंस है. यहाँ पे मैं उसको ड्रॉ कर रहा हूँ एक बोर्ड पे जो 2 डायमेंशनल है. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं, कुछ रूल्स यूज करते हैं. अगर कोई चीज बोर्ड से बाहर आ रही है उसको डॉट से दिखाते हैं, और अगर कोई डायरेक्शन, मतलब कोई एक्सिस बोर्ड के अंदर जा रहा है तो उसको कहाँ से दिखाते हैं, क्रॉस से. इसको बोलते हैं डॉट एंड क्रॉस कन्वेंशन. ऐसा क्यों यूज करते हैं, आपको शायद आपने एरो हेड देखा होगा, देखा कि तीर देखा है, तीर तीर देखा है, तीर तीर एरो तीर. तो ये जो तीर है ना, तीर एरो, अगर वो आपके पास आ रहा हो तो आपको उसका टिप दिखता है, और अगर वो आपसे दूर जा रहा हो तो उसको आपका बैक एंड दिखता है ना. बैक एंड मतलब कैसा दिखता है पता है, कैसा दिखता है, क्रॉस. बराबर. तो अगर कोई चीज मेरे पास आ रही है तो मुझे क्या दिखेगा, डॉट. तो कोई चीज अगर बोर्ड से बाहर आ रही है तो कैसे ड्रॉ करेंगे, डॉट. कोई अगर बोर्ड के अंदर जा रहा है तो क्या ड्रॉ करेंगे, क्रॉस. इसको बोलते हैं डॉट एंड क्रॉस कन्वेंशंस. क्या बोलते हैं इसको, डॉट एंड क्रॉस कन्वेंशंस. डॉट इंडिकेट्स समथिंग इज कमिंग आउट एंड क्रॉस इंडिकेट्स समथिंग इज गोइंग इन. तो एक काम करता हूँ, इन 3 डायरेक्शन में से जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है ना उसको हम दिखाएंगे बाहर आते हुए. तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन एक्स एक्सिस. इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन से अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो ये वाई एक्सिस हो गया. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज वाइब्रेटिंग इन दिस प्लेन, और मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन हो गया अलॉन्ग जेड एक्सिस, तो ये हो गया जेड एक्सिस. तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज एक्स, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज वाई, एंड डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज जेड. तो ये मैं सिंगल वेव की बात कर रहा हूँ. अब प्रॉब्लम क्या है कि जब हम कोई भी लाइट का सोर्स टर्न ऑन करते हैं, जैसे ट्यूबलाइट हो गया या कोई भी लाइट सोर्स हो, उसमें से क्या एक ही वेव निकलता है क्या, नहीं, बिलियंस एंड बिलियंस वेव पर सेकेंड, बिलियंस एंड बिलियंस. तो किसी का इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन किसी और प्लेन में होगा और मैग्नेटिक फील्ड का किसी और में होगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होंगे. कोई और वेव होगा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन किसी और प्लेन में है और मैग्नेटिक फील्ड किसी और प्लेन में है. बराबर. अब हम लोग जब पोलराइजेशन का स्टडी करेंगे तो पोलराइजेशन के स्टडी में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट्स इग्नोर कर देते हैं. हम सिर्फ बात करते हैं किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स के. ऐसा क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं कि जो फिजिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है वैसा का वैसा मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी है. तो जब तुम पोलराइजेशन ऑफ लाइट स्टडी करोगे तो सिर्फ कौन से कंपोनेंट्स की बात करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड. अब देखो ऐसा है, अगर सिंगल वेव होता तो सिंगल वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन एक ही प्लेन में होता, लेकिन किसी भी सोर्स में से एक साथ बहुत सारे वेव्स आते हैं
तो हर एक रे का, हर एक वेव का वाइब्रेशन का प्लेन सेम तो नहीं हो सकता है। तो जब जब लाइट में वाइब्रेशंस हर प्लेन में हो, इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस हो, ऐसे लाइट को बोलते हो अनपोलराइज्ड लाइट। क्या बोलते हैं इसको? अनपोलराइज्ड लाइट। क्या बोलते हैं इसको? अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट, और इसको शॉर्टकट में बोलते हैं यूपीएल, अनपोलराइज्ड लाइट, यूपीएल। तो मैं आपको बता देता हूँ, पोलराइजेशन ऑफ लाइट सीखना है हमको। पोलराइजेशन ऑफ लाइट सीखने के लिए पहले तुमको पता होना चाहिए व्हाट इज लाइट। लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन विच डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वाइब्रेशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहाँ पे तीन डायरेक्शन मैटर करेगी, एक होगी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, एक होगा डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक होगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब उसमें से अगर मैं एक वेव की बात करूँ, एक वेव की, तो एक वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड एक पर्टिकुलर प्लेन में वाइब्रेट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड किसी और प्लेन में वाइब्रेट हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड फिलहाल छोड़ दो, तो किसकी बात हो रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब अगर एक वेव है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्लेन में है, दूसरे वेव का किसी और प्लेन में हो सकता है, तीसरे का किसी और प्लेन में हो सकता है। तो जब मेरे पास एक बीम ऑफ लाइट है जिसमें वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस या फिर ऑल पॉसिबल प्लेन्स, उसको क्या बोलते हो? अनपोलराइज्ड लाइट। क्या बोलते हैं उसको? अनपोलराइज्ड लाइट। सो when the vibrations of electric field are in all possible planes, all possible planes, और all possible planes मतलब all possible directions, all possible planes मतलब all possible direction, then such a beam of light is known as unpolarized light. Unpolarized light, in short UPL। और यूपीएल का अनपोलराइज्ड लाइट का सिंबल भी ये है, स्टार। तो स्टार दिखा दिया, मतलब लाइट क्या है? अनपोलराइज्ड है। इसका मतलब क्या है कि लाइट, उस लाइट के केस में सारे के इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस कहाँ है? हर डायरेक्शंस में है। अब अगर कोई मेथड यूज करके, वो मेथड भी आपको आज ही सीखना है, अगर कोई मेथड यूज करके मैं बाकी सारे वाइब्रेशंस को ब्लॉक कर दूं, हटा दूं, और मैं सिर्फ एक ही पर्टिकुलर प्लेन के वाइब्रेशंस को अलाउ करूं, राइट? तो व्हाट वी आर डूइंग इज, हम लोग ना ये जो वाइब्रेशंस इलेक्ट्रिक फील्ड के हर डायरेक्शन में थे सबको ब्लॉक कर दिया, सिर्फ एक ही प्लेन के वाइब्रेशंस को अलाउ किया। तो ये जो लाइट बना इसको बोलते हो प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या बोलते हैं इसको? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट। Good. So the process of conversion of unpolarized light to plane polarized light is called as polarization of light. बराबर? तो पहले हमको पता होना चाहिए what is plane polarized light। इसको हम लोग शॉर्टकट में PPL भी बोलते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। डिफाइन कैसे करोगे? यहाँ पे क्या बोला? When the vibrations of electric field are in all possible direction, then such a beam of light is called as unpolarized light। यहाँ पे क्या बोलोगे? When the vibrations of electric field, when the vibrations of electric field are constrained, restricted only in one plane, या फिर ऐसा ही बोल सकते हो, the beam of light in which the vibrations of electric field are only in one plane। So when the vibrations of electric field are constrained or restricted only in one plane, then such a beam of light is known as, क्या बोलते हैं इसको? is known as plane polarized light। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन सिर्फ एक ही प्लेन में हो तो उसको क्या बोलते हो? प्लेन पोलराइज्ड लाइट, PPL। अब देखो ऐसा है, जब तुम बोल रहे हो कि वाइब्रेशंस एक ही प्लेन में है, तो मान लेते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, मान लो। तो अब ऐसा भी हो सकता है, देखो ये वाइब्रेशन सिर्फ एक प्लेन में है,
और अगर आप नोटिस कर रहे हो तो ये जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है ना, ये वाइब्रेशंस दे आर पैरेलल टू द प्लेन ऑफ बोर्ड। बोर्ड का प्लेन जो है वाइब्रेशंस भी उसी प्लेन में है। तो ऐसा भी हो सकता है दैट द वाइब्रेशंस आर ओनली इन अ प्लेन विच आर पैरेलल टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, क्योंकि मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आप पेपर पे लिखोगे तो पैरेलल टू द प्लेन ऑफ पेपर बोलोगे, बराबर। ऐसा भी हो सकता है कि जो वाइब्रेशंस है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, जो वाइब्रेशंस है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड हो, मतलब इनसाइड आउटसाइड, हो सकता है ना ऐसा। तो उस केस में कैसे दिखाएंगे, यहाँ पे डॉट्स दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं यहाँ पे, डॉट्स दिखाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पीपीएल तो है, दिस इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट, लेकिन द वाइब्रेशंस आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड। तो ये भी पीपीएल है, वो भी पीपीएल है। इसमें इस केस में जो वाइब्रेशंस है दे आर इन द प्लेन ऑफ बोर्ड, इसमें द वाइब्रेशंस आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, बराबर। व्हाट इज अनपोलराइज्ड लाइट? अनपोलराइज्ड लाइट is a beam of light which contains vibrations of electric field in all possible planes, all possible directions. Plain polarized light is a beam of light which contains the vibrations of electric field only in one particular plane. और symbol के लिए this is unpolarized light, this is a plain polarized light in which the vibrations are parallel to the plane of board. This is also a PPL in which the vibrations are perpendicular to the plane of board. अब कभी कभी ऐसा भी होता है, कैसा होता है, तो ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है हमारे पास एक लाइट है, उसमें एक डायरेक्शन के वाइब्रेशन ज़्यादा है, जैसे ये था परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, तो यहाँ पे वाइब्रेशन ज़्यादा है, ओके। लेकिन इसी में कुछ वाइब्रेशन, सम नंबर ऑफ वाइब्रेशंस आर आल्सो इन द प्लेन ऑफ बोर्ड। तो एक डायरेक्शन के वाइब्रेशन ज्यादा है और दूसरे डायरेक्शन के वाइब्रेशन कम है। क्या है? कम है। इसको बोलते हैं पार्शियली पोलराइज्ड लाइट। क्या बोलते हैं इसको? पार्शियली पोलराइज्ड लाइट। सो पार्शियली पोलराइज्ड लाइट में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के वाइब्रेशन ज्यादा होते हैं और दूसरे के कम होते हैं, बराबर। अभी ये तुमको सिलेबस में नहीं है लेकिन हमको काम में आएगा, इसके लिए बता दिया मैंने। भाई भाई तुम जो सनग्लासेस पहनते हो ना, सनग्लासेस, गॉगल्स, वो गॉगल काम ही ये करता है पोलराइजेशन, क्योंकि बहुत ज़्यादा सनलाइट आ रहा है, बहुत ज़्यादा सनलाइट आ रहा है, तो सनलाइट इज अनपोलराइज्ड लाइट, इसलिए तुमको बहुत ज़्यादा लाइट आँखों में एंटर भी करता है। फिर तुम गॉगल पहनते हो, गॉगल का जो मटेरियल होता है वो पोलराइजर होता है, मतलब वो क्या करता है, वो पर्टिकुलर डायरेक्शन के वाइब्रेशंस को पास होने देता है, बाकी सबको ब्लॉक कर देता है, इसलिए लाइट का इंटेंसिटी भी क्या हो गया, कम हो गया। तो लाइट किस में कन्वर्ट हो गया? पोलराइज्ड लाइट में। सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अनपोलराइज्ड लाइट इनटू प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन। अब हमको अगर यूपीएल को पीपीएल में, अनपोलराइज्ड लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करना है तो अलग अलग मेथड्स है। इन टोटल 3 या 4 मेथड है। उसमें से पहला है पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। क्या है पहला मेथड? पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। बाय रिफ्लेक्शन, इसको तुम ब्रूस्टर्स लॉ भी बोलते हो। इसको तुम क्या बोलते हो? ब्रूस्टर्स लॉ। क्या बोलते हैं इसको तुम? ब्रूस्टर्स लॉ, बराबर। अब ये जो पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन है, यहाँ पे सबसे पहले आपके पास एक ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब है, क्योंकि नॉर्मली हम जब रिफ्लेक्शन वर्ड सुनते हैं ना तो दिमाग में पहला थॉट आता है मिरर। भाई मिरर से रिफ्लेक्शन होता है, सही बात है, लेकिन ट्रांसपेरेंट स्लैब से रिफ्लेक्शन नहीं होता, ये गलत बात है। होता है। अभी तुम में से कुछ लोगों ने चश्मा पहना है, दैट इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, बराबर। तो रिफ्रैक्शन तो हुआ ही, लाइट तो पास हुआ ही, लेकिन लाइट रिफ्लेक्ट भी तो हो रहा है, और आई कैन सी द रिफ्लेक्शन ऑफ ट्यूब लाइट इन योर चश्मा। तो ट्रांसपेरेंट स्लैब रिफ्रैक्शन के साथ रिफ्लेक्शन भी करता है। तो तुम नॉर्मली जब रिफ्लेक्शन बोलते हो तो तुम मिरर यूज करते हो, पर यहाँ पे जब मैं बोल रहा हूँ पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, यहाँ पे हमने मिरर नहीं यूज किया, हमने क्या यूज किया? एक ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब। अब हमारे पास
एक काम करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। तो आई विल ड्रॉ अ नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। हमारे पास एक अनपोलराइज लाइट है जो इस ट्रांसपेरेंट मीडियम पे आके इंसिडेंट हुआ, सही है, गुड। दिस इज अनपोलराइज लाइट। अभी अनपोलराइज लाइट में एज यू नो, जैसे तुमको पता है कि अनपोलराइज लाइट में कंपोनेंट्स मतलब वाइब्रेशंस होते हैं अलग अलग प्लेन्स में। तो मैं अभी फिलहाल चीज़ों को सिंपल रखने के लिए दो ही प्लेन दिखा रहा हूं, एक है पैरेलल, एक है परपेंडिकुलर। तो ये है आपका अनपोलराइज लाइट। अब होता है ऐसा है कि अगर मैं इस अनपोलराइज लाइट को एक पर्टिकुलर एंगल पे इंसिडेंट करूं, एक पर्टिकुलर एंगल पे, इस एंगल को बोलते हैं ब्रूस्टर्स एंगल। क्या बोलते हैं इसको? ब्रूस्टर्स एंगल। तो अगर हम इस अनपोलराइज लाइट को एक पर्टिकुलर एंगल पे इंसिडेंट करवाए तो होता ऐसा है कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट है ना, रिफ्लेक्टेड लाइट बिकम्स प्लेन पोलराइज्ड। मतलब रिफ्लेक्टेड लाइट में जो वाइब्रेशंस है वो एक ही प्लेन में है, तो इट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और फिर आप बोलोगे दूसरे वाइब्रेशन कहाँ गए? रिफ्रैक्टेड बीम में। इसलिए मैंने बोला कि यू मस्ट रिमेंबर कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों ही होगा यहाँ पे। इसलिए हमने ट्रांसपेरेंट स्लैब लिया, क्योंकि अगर मैं मिरर लेता तो सिर्फ रिफ्लेक्शन होता। अगर सिर्फ रिफ्लेक्शन होता तो इंसिडेंट बीम में जो सारे वाइब्रेशंस थे उन सारे को कहाँ जाना पड़ता? रिफ्लेक्टेड बीम में। तो पोलराइज तो होता ही नहीं। फिर यूपीएल आया, यूपीएल गया, अनपोलराइज लाइट आया और अनपोलराइज लाइट गया। तो यहाँ पे अगर रिफ्रैक्शन होने की वजह से क्या होता है कि जो कंपोनेंट्स रिफ्लेक्टेड बीम में नहीं जा पाए वो कहाँ जाते हैं? रिफ्रैक्टेड में जाते हैं, वो रिफ्रैक्टेड में जाते हैं। ओके, गुड। एंड इफ यू नोटिस, फिर तो तुम ऐसा भी बोलोगे, फिर तो रिफ्रैक्टेड बीम भी प्लेन पोलराइज्ड है, क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स रिफ्लेक्टेड बीम में गए और पैरेलल यहाँ गए। ऐसा नहीं है। डू यू सी, यहाँ पे मैंने कितने कंपोनेंट्स दिखाए? तीन कंपोनेंट्स से परपेंडिकुलर और तीन क्या थे? पैरेलल। और रिफ्लेक्टेड में कितने गए? 2। तो तीसरा कहाँ गया? तीसरा यहाँ पे। इसका मतलब रिफ्रैक्टेड बीम पता है क्या है? पार्शियली पोलराइज्ड है। क्या है ये? पार्शियली पोलराइज्ड है। और मैं इसको सबसे आखिरी में इसका स्टेटमेंट लिखूंगा, सबसे आखिरी में डिराइव करने के बाद। पहले कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी क्लियर। व्हेन unpolarized light is incident on a transparent glass slab at a particular angle of incidence called as Brewster angle, then it is seen that the reflected beam is plane polarized. याद रखना। और ये आपको पता है कौन से एंगल पे होता है? ये ब्रूस्टर एंगल जब बनता है, जब रिफ्लेक्टेड बीम जो है वो क्या बनता है? प्लेन पोलराइज्ड। और रिफ्रैक्टेड क्या है? पार्शियली पोलराइज्ड। तब उस केस में रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और आपको ये पता होना चाहिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर सेम। सही है? तो रिमेंबर दिस इजी कॉन्सेप्ट। सो व्हेन एन अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ ट्रांसपेरेंट स्लैब at a particular angle of incidence, at a particular angle, then the reflected beam is completely polarized, और जो रिफ्रैक्टेड बीम है वो पार्शियली पोलराइज्ड है। सो इन दिस केस जब ऐसा हुआ, इन दिस केस reflected and refracted beams are perpendicular to each other, बराबर। ध्यान रखो, हाँ, किसी भी एंगल पे नहीं होता है, ब्रूस्टर एंगल पे ही होता है। कोई और एंगल पे करोगे तो ये प्लेन पोलराइज नहीं होगा, ये भी पार्शियली पोलराइज होगा। फिर
तो एट अ पर्टिकुलर एंगल ही होता है ऐसा। गुड। तो अब क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है, फिर ये मीडियम 1 था जहाँ से लाइट गया, रिफ्लेक्टेड म्यू 1 था। ये मीडियम 2 है जहाँ लाइट एंटर किया, वो मीडियम 2 है, रिफ्लेक्टेड म्यू 2 है। तो यूजिंग स्नेल्स लॉ, व्हाट इज स्नेल्स लॉ? म्यू 1 साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस विच इज थीटा बी इक्वल टू म्यू 2 साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विच इज आर। इक्वेशन नंबर 1, बराबर। लेकिन डू यू सी थीटा बी प्लस 90 प्लस आर, ये टोटल एंगल कितना है? कितना है? अरे कितना है? 180, राइट। बट इफ यू सी थीटा बी प्लस 90 प्लस आर इक्वल्स टू कितना हो गया? 180। तो आर कितना हो गया? 180 में से 90 गया, 90 माइनस थीटा बी, इक्वेशन नंबर 2। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से क्या मिला? म्यू 1 साइन थीटा बी इक्वल्स टू म्यू 2 साइन ऑफ 90 माइनस थीटा बी। What is sin of 90 minus theta? Cos theta. So therefore हमारे पास आ गया म्यू 1 sin theta b equals to म्यू 2 cos theta b. Therefore sin theta b upon cos theta b हो गया tan theta b equals to म्यू 2 by म्यू 1. तो ये आ गया tan theta b equals to म्यू 2 by म्यू 1. इसको बोलते हैं हम लोग ब्रूस्टर्स लॉ। अभी ब्रूस्टर्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्मूला है, इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखेंगे और यहां से तुमको ब्रूस्टर्स एंगल भी मिल जाएगा। थीटा बी इज tan इनवर्स ऑफ म्यू 2 बाय म्यू 1। डिफाइन कैसे करोगे? स्टेट कैसे करोगे? बहुत सिंपल है। द टैंजेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच, क्या हुआ उस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे? फॉर विच द रिफ्लेक्टेड बीम is plane polarized, right, is equal to relative refractive index of medium 2 with respect to medium 1, क्योंकि म्यू 2 by म्यू 1 को बोलते हो relative refractive index of medium 2 with respect to medium 1। तो क्या है? स्टेटमेंट सिंपल है। द tangent of angle of incidence for which the reflected beam is plane polarized is equal to रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। बन गया आपका ब्रूस्टर्स लॉ का स्टेटमेंट। सही है, वो नोट्स में दिया है मैंने, और मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई करके यहाँ भी दे दिया क्योंकि शायद नोट्स में थोड़ा ज़्यादा भी हो तो तुमको ये इजी हो जाएगा। ठीक है, गुड। तो सिर्फ ब्रूस्टर्स लॉ का स्टेटमेंट लिख लेना तुम। द टैंजेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द रिफ्लेक्टेड बीम इज प्लेन पोलराइज्ड इज इक्वल टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो ये था पहला तरीका, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। मतलब तुम यहाँ पे रिफ्लेक्शन के थ्रू यूपीएल को पीपीएल में कन्वर्ट कर रहे हो, ये एक मेथड है। दूसरा मेथड है पोलराइजेशन बाय सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। अब उसको सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, तुम्हारे 12th के सिलेबस में बोला नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको, इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर में वापस आएगा ये सब। तो ये सब तुमको रिपीट करना है वहाँ पे। दूसरा लॉ भी आएगा, अगला लॉ भी आएगा। अगला लॉ है लॉ ऑफ मालूस। लॉ ऑफ मालूस ये होता है पोलराइजेशन बाय सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। पोलराइजेशन बाय सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, आपको ये दो ही मेथड है 12th में, और फिर बाद में पोलराइजेशन बाय डबल रिफ्रैक्शन, वो आप फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में आपको आता है वो। अब ये पोलराइजेशन बाय सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन क्या है वो समझने के लिए पहले मैं थोड़ा सा आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। मान लेते हैं ये एक वॉल है, रिजिड सपोर्ट है, वॉल है, मान लेते हैं। इमेजिन हमारे पास यहाँ पे एक छोटा सा विंडो है, एक छोटा सा विंडो है। विंडो मतलब विंडो, स्मॉल ओपनिंग, एक खिड़की जैसा कुछ है। इमेजिन नाउ इमेजिन हमारे पास एक रस्सी है, स्ट्रिंग रस्सी। उसके एक एंड को मैंने यहाँ बांध दिया वॉल पे, और दूसरा फ्री एंड को मैंने मेरे हाथ में रखा है, और वो जो फ्री एंड है उसको मैं अप डाउन साइड वाइज ऐसा मूव कर रहा हूँ, हर डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ। तो इसमें जो वाइब्रेशन जनरेट होंगे वो भी हर डायरेक्शन में होंगे। मतलब ये जो लाइट है, मतलब ये जो वेव है, तो लाइट नहीं, फिलहाल ये मैकेनिकल वेव है। लाइट इज नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव मतलब अ वेव इज रिक्वायर्स अ मटेरियल मीडियम। यहाँ पे मीडियम कौन है? स्ट्रिंग।
लाइट इज अ नॉन मैकेनिकल वेव। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर वाइब्रेशंस हर डायरेक्शन में है, क्योंकि मैंने बोला कि मैं इसको हर डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा हूँ, तो ये कौन सा वेव है, अनपोलराइज्ड। कौन सा ये, अनपोलराइज्ड। अब जब ये वेव यहाँ पहुंचेगा विंडो पे, तुमको पता है विंडो क्या करेगा, विंडो सिर्फ एक ही वाइब्रेशन को पास में देगा जो इसको पैरेलल था। सही है, बराबर। बाकी के वाइब्रेशंस कहाँ गए, एब्जॉर्ब हो गए। सही है, गुड। लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है, हमको समझ में तो आ गया, हमको थ्योरेटिकली समझ में आ गया कि ये लाइट पोलराइज्ड हो गया, ये वेव पोलराइज्ड हो गया। ये कौन था, अनपोलराइज्ड। वो कौन है, पोलराइज्ड। लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम पता है क्या है, अगर मैं विंडो के इस साइड से देख रहा हूँ, विंडो के इस साइड से देख रहा हूँ, और विंडो को मैं कैसा भी घुमाता हूँ, तो कम से कम एक वाइब्रेशन तो पास होने ही वाला है, क्योंकि इसमें वाइब्रेशंस हर प्लेन में थे। तो कम से कम एक प्लेन विंडो को हमेशा पैरेलल रहने ही वाला है, मतलब कम से कम एक वाइब्रेशन तो पास होने ही वाला है। सही है, पक्का। तो हमको समझेगा कैसे कि सच में इस विंडो ने अनपोलराइज्ड को पोलराइज किया, कि पहले से ही वेव पोलराइज था। हो सकता है ना ऐसा, पहले से ही पोलराइज था, क्योंकि मैं इसको कैसे भी घुमाऊं कम से कम एक वेव तो पास हो ही गया। मतलब यहाँ पे अगर मैं वेव का इंटेंसिटी मेजर कर रहा हूँ तो मुझे फर्क दिखेगा ही नहीं। तो फिर हम क्या करते हैं, हम और एक विंडो लगा देते हैं। जो पहला विंडो था इसको बोलते हैं पोलराइजर। क्या बोलते हैं इसको, पोलराइजर, क्योंकि ये यूपी अनपोलराइज लाइट को प्लेन पोलराइज में कन्वर्ट करने का काम करता है, इसलिए पोलराइजर। दूसरे को बोलते हो एनालाइजर, क्योंकि ये हमको हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड कि सच में लाइट पोलराइज हुआ कि नहीं। कैसे समझेगा आप सोचो। अब हम लोग एनालाइजर के पीछे से देख रहे हैं। अब इमेजिन करो जब पोलराइजर और एनालाइजर का एक्सिस एक दूसरे को पैरेलल हो, एक्सिस मतलब प्लेन। कहीं पे एक्सिस वर्ड यूज होता है, कहीं पे प्लेन यूज होता है, मतलब ये दोनों पैरेलल है। तो होगा क्या, यहां से जो कंपोनेंट पास हुआ वही कंपोनेंट पूरा का पूरा पूरा का पूरा पूरा का पूरा एनालाइजर में से पास हो जाएगा। लेकिन इमेजिन 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 कि मैंने एनालाइजर को रोटेट कर दिया, रोटेट कर दिया, तो अब बताओ क्या होने वाला है। अब ये जो एक कंपोनेंट पोलराइजर में से पास हुआ था, ये पूरा का पूरा यहां से पास नहीं हो सकता। मतलब यहाँ पे जो वेव आएगा उसका एम्पलीट्यूड कम होगा, और जैसे जैसे मैं रोटेट करता जाऊंगा एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा, और जब दोनों का एंगल 90 डिग्री हो गया तो एनालाइजर से वेव पास ही नहीं हो पाएगा। गुड। तो ये जो एंगल है बिटवीन द एक्सिस ऑफ पोलराइजर एंड एनालाइजर, इसको बोलते हैं थीटा। जिनको नहीं समझ में आ रहा, मैं तुमको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ, थोड़ा फनी है लेकिन समझ में आ जाता है। ये दरवाज़ा है, दरवाज़ा इसको खोल दिया मैंने, थोड़ा सा खोल दिया, तुमको बोला जाओ, तो जाओगे, पास हो जाओगे, तो पास हो गया, बराबर। और ये दरवाजे को मैंने 90 डिग्री से घुमा दिया, दरवाज़ा ऐसा था, तुम भी ऐसे थे, तुमको बोला जाओ, तुम जा रहे हो। अब दरवाजे को ऐसा कर दिया, अब बोला जाओ, जाके बताओ, जा सकते हो क्या। वही बस वही बात है, अगर एनालाइजर पोलराइजर को परपेंडिकुलर हो जाए, पोलराइजर में से वही वेव आ पाया था जो पोलराइजर को पैरेलल था, लेकिन ये एनालाइजर को परपेंडिकुलर है, तो पास होगा क्या, नहीं। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा फिर। तो कितना एम्पलीट्यूड, किसका एम्पलीट्यूड, वेव का एम्पलीट्यूड एनालाइजर से पास होता है, वो डिपेंड करता है एंगल थीटा पे बिटवीन द एक्सिस ऑफ पोलराइजर एंड द एक्सिस ऑफ एनालाइजर। अभी बुक टू बुक कहीं पे एक्सिस बोलते हैं, कहीं पे प्लेन बोलते हैं, प्लेन ऑफ पोलराइजर, प्लेन ऑफ एनालाइजर, एक्सिस ऑफ पोलराइजर, एक्सिस ऑफ एनालाइजर। अभी
ये तो मैंने तुमको एग्जाम्पल दिया मैकेनिकल वेव का, मैकेनिकल वेव एक रस्सी का, समझने में आसान पड़ता है। कोई भी समझ सकता है कि वाइब्रेशन ऐसे ऐसे है, तो वो ही वाइब्रेशन पास होंगे जो विंडो को पैरेलल है। वाइब्रेशन ऐसे है, विंडो परपेंडिकुलर है, तो वाइब्रेशन पास होगा क्या? नहीं। अब इस कॉन्सेप्ट को हमको लाना है लाइट के लिए। लाइट ट्रांसवर्स वेव है क्या? है। लाइट मैकेनिकल वेव है क्या? नहीं है। लाइट क्या है? नॉन मैकेनिकल वेव है। क्या है वो? नॉन मैकेनिकल वेव है। तो जो मैं यहाँ पे तुमको मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव बता रहा था, अब तुमको मैं मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव की जगह पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कर रहा हूँ। और जैसे मैं यहाँ बोल रहा था अनपोलराइज्ड वेव, अब मैं बोलूंगा अनपोलराइज्ड लाइट। तो हमारे पास अनपोलराइज्ड लाइट है, मतलब इसके वाइब्रेशंस है हर डायरेक्शन में। जैसे तुमको मैं बोल रहा था विंडो है, विंडो, विंडो की जगह पे अब हम लेंगे कुछ स्पेशल टाइप के मटेरियल। ऐसे कुछ मटेरियल होते हैं, उसमें से एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है, बाकी भी कुछ टाइप के मटेरियल्स होते हैं। इस टाइप के मटेरियल में दो एक्सिस होते हैं, दो एक्सिस। एक को तुम बोलते हो इलेक्ट्रिक एक्सिस और एक दूसरा होता है मैग्नेटिक एक्सिस। और मैंने तुमको पहले ही बोल दिया था कि पोलराइजेशन सीखते वक्त हम लोग सिर्फ कौन से फील्ड्स की बात करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड्स। तो मैग्नेटिक एक्सिस को भूल जाओ। तो ये इलेक्ट्रिक एक्सिस है, ये है एक्सिस ऑफ पोलराइजर। तो ये तुम्हारा पोलराइजर है यहाँ पे। अब होगा क्या? ये अनपोलराइज्ड लाइट यूपीएल जब इस पे आएगा तो सिर्फ कौन सा वाइब्रेशन पास होगा? जो इलेक्ट्रिक एक्सिस को क्या हो? पैरेलल हो। बाकी कहाँ गए? एब्जॉर्ब हो गए, सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। बाकी को क्या हो गया? एब्जॉर्प्शन हो गया। क्या हो गया? एब्जॉर्प्शन, सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। तो लाइट को पोलराइज इसने किया, इसलिए इसको क्या बोल दिया? पोलराइजर। और ये हो गया प्लेन ऑफ पोलराइजर या फिर एक्सिस ऑफ पोलराइजर। तो मैं इसको ना प्लेन की जगह पे एक्सिस ही बोलता हूँ, एक्सिस ऑफ पोलराइजर। ओके, गुड। अब हमको समझेगा कैसे कि लाइट सच में पोलराइज हुआ कि नहीं? क्योंकि मैं इसको कैसे भी घुमाऊं, कम से कम एक कंपोनेंट तो पास होगा ही। और कम से कम एक कंपोनेंट पास होने का मतलब है कि यहाँ पे मुझे इंटेंसिटी हमेशा सेम मिलने वाला है, हमेशा, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्रिस्टल कैसे रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इट विल, इंटेंसिटी हियर विल ऑलवेज बी द सेम। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग और एक क्रिस्टल यूज करते हैं। जैसे दो विंडो थे, यहाँ पे और एक क्रिस्टल है। अब मान लेते हैं कि ये है एनालाइजर और ये है एक्सिस ऑफ एनालाइजर, और यहां पे तुम मेजर कर रहे हो इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको बोलते हैं लक्स मीटर। लक्स, साबुन वाला लक्स नहीं, लक्स मीटर। द डिवाइस विच मेजर्स फ्लक्स इज कॉल्ड एज लक्स मीटर। फ्लक्स मतलब इंटेंसिटी मेजर करने वाले डिवाइस को तुम बोलते हो, लाइट की इंटेंसिटी, लाइट का ब्राइटनेस मेजर करने वाले डिवाइस को बोलते हो लक्स मीटर। तो यहाँ पे लक्स मीटर है। हम लोग इंटेंसिटी मेजर कर यहाँ रहे हैं, मतलब हम लोग किसकी इंटेंसिटी मेजर कर रहे हैं? वी आर मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट कमिंग आउट फ्रॉम एनालाइजर। क्योंकि मैं स्टेटमेंट लिखूंगा आखिरी में, लॉ ऑफ मॉलस का स्टेटमेंट लिखूंगा, तो पता होना चाहिए वी आर मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एमर्जिंग फ्रॉम, कमिंग आउट फ्रॉम एनालाइजर। बराबर। अब लॉजिकली सोचो, अब अगर मैं इसको रोटेट करता गया, देखो क्या था कि पहले यहाँ पे जितनी इंटेंसिटी थी उतनी इंटेंसिटी यहाँ पहुंच रही है, क्योंकि पोलराइजर और एनालाइजर के एक्सिस पैरेलल है। तो जितना कंपोनेंट यहाँ आएगा उतना पूरा का पूरा पास हो जाएगा। लेकिन अगर मैं अभी इसको रोटेट करता हूँ, इफ आई स्टार्ट रोटेटिंग दिस, तो अगर मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, तो जैसे जैसे मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ वैसे वैसे यहाँ पे इंटेंसिटी चेंज होगा। और यहाँ पे जो इंटेंसिटी चेंज होगा वो कितना होगा, वो हमको पहले डिराइव करना है। ये जो रेड में लाइन है ना, ये एक्सिस ऑफ पोलराइजर है, और जो व्हाइट लाइन है वो एक्सिस ऑफ एनालाइजर है। और एक्सिस ऑफ एनालाइजर में और एक्सिस ऑफ पोलराइजर में एंगल कितना है? थीटा है। कितना एंगल है? थीटा है। अब तुमको जो नोट्स दिए है उसमें ये डायग्राम सबसे आखिरी में दिया है क्या? हो गई है, नीचे लिखा है लॉ ऑफ मालूस।
और एक डायग्राम दिया है। अभी वो और एक डायग्राम क्या है वो समझ लो पहले, वो इंपॉर्टेंट डायग्राम है, पहले वो समझ लो। ये था एक्सिस ऑफ पोलराइजर, बराबर। ये है एक्सिस ऑफ पोलराइजर। अब मैंने बोला कि एक्सिस ऑफ पोलराइजर को प्लेन ऑफ पोलराइजर भी बोलते हैं। ओके, देन यू हैव एक्सिस ऑफ एनालाइजर। तो यहां पे तुम्हारा है एक्सिस ऑफ एनालाइजर, मतलब इसको तुम प्लेन ऑफ एनालाइजर भी बोल सकते हो। प्लेन मतलब एक्सिस ऑफ एनालाइजर, सही है कि नहीं? यस और नो, हाँ कि ना? यस, सही है। अब ये थोड़ा और अच्छे से ध्यान देना, बहुत अच्छे से ध्यान देना। ये जो लाइट था इसका एम्पलीट्यूड है लेट अस से A0, कितना है? A0। अब ये लाइट जब इसमें से पास होता है तो कम से कम एक वेव तो पास होता ही है। मतलब अगर यहाँ पे एम्पलीट्यूड A0 है तो यहाँ पे भी A0 ही है, क्योंकि कम से कम एक तो पूरा ही पास हो गया ना, विदाउट एनी प्रॉब्लम्स, बराबर। तो कौन सा कंपोनेंट पास होगा जो पोलराइजर के एक्सिस को क्या हो, पैरेलल हो? तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे एक वेव ड्रॉ कर देता हूँ। ये है एम्पलीट्यूड A0 ऑफ द वेव, और ये था, इफ यू नोटिस, दिस वाज द एंगल थीटा बिटवीन द एक्सिस ऑफ पोलराइजर एंड एक्सिस ऑफ एनालाइजर, बराबर, करेक्ट, सही है। तो ये जो A0 है ये एम्पलीट्यूड है यहाँ पे। एनालाइजर के बाद कितना होगा वो देखते हैं। अब ये जो A0 है इसके मैं दो कंपोनेंट कर सकता हूँ, एक कर सकता हूँ कॉस कंपोनेंट और एक कर सकता हूँ साइन कंपोनेंट। कॉस कंपोनेंट हमेशा एडजेसेंट वाला होता है और साइन कंपोनेंट हमेशा जो एडजेसेंट नहीं है, मतलब कॉस को परपेंडिकुलर वाला होता है। तो ये साइन थीटा हो गया, है क्या ऐसा डायग्राम? है, दिया है आपको ऐसा, लॉ ऑफ मॉलस में दिया है, बराबर। अब एक बात बताओ, एनालाइजर से कौन सा कंपोनेंट पास होगा? A0 साइन थीटा के A0 कॉस थीटा? जो एनालाइजर के एक्सिस को पैरेलल है वो कौन है पैरेलल? A0 कॉस थीटा, सही है कि नहीं? यस, इसका मतलब यहाँ पे इधर एनालाइजर से जो बाहर आ रहा है लाइट, द लाइट एमर्जिंग फ्रॉम एनालाइजर हैज एम्पलीट्यूड ऑफ A0 cos theta, has amplitude of A0 cos theta. So therefore the amplitude of light emerging from analyzer is A0 cos theta, बराबर। बट डू यू नो, वी नो दैट, हमको क्या पता है? हमको पता है कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, पता है कि नहीं है तुमको? यस। सो देयरफॉर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, emerging from analyzer is, what is the intensity of light emerging from analyzer is? Intensity is proportional to amplitude square, और amplitude क्या था? A0 square cos square theta। लेकिन A0 खुद ही कांस्टेंट है, तो I is proportional to cos square theta। ये है आपका लॉ ऑफ मालूस। अब लॉ ऑफ मालूस को तुम स्टेटमेंट के फॉर्म में कैसे लिखोगे? इट स्टेट्स दैट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट emerging from analyzer is directly proportional to square of cosine of angle between the plane of polarizer and the plane of analyzer। बन गया स्टेटमेंट, बराबर। तो लॉ ऑफ मालूस स्टेट्स दैट the intensity of light emerging from कहां से एमर्ज हुआ? पोलराइजर से कि एनालाइजर से?
हाँ, एनालाइजर से, एमर्जिंग फ्रॉम एनालाइजर, मतलब तुम इंटेंसिटी मेजर ही एनालाइजर की बात कर रहे हो। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एमर्जिंग फ्रॉम एनालाइजर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसको प्रोपोर्शनल है ये? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ कोसाइन ऑफ, स्क्वायर ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल between the plane या फिर एक्सिस ऑफ पोलराइजर एंड द प्लेन ऑफ एनालाइजर, प्लेन मतलब एक्सिस ऑफ एनालाइजर, एक्सिस ऑफ एनालाइजर। गुड। तो आपको पोलराइजेशन ऑफ लाइट में बस यही दो टॉपिक्स है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। तो आई विल वेरी क्विकली ब्रीफ व्हाट इज, क्योंकि अभी अगला टॉपिक स्टार्ट करने के लिए उतना टाइम नहीं है हमारे पास, क्योंकि एक बार स्टार्ट किया तो फिर वो कंटिन्यूटी लगता है। तो आई विल क्विकली ब्रीफ कि हमने आज क्या सीखा। आज हमने एक ही टॉपिक कवर किया, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज अनपोलराइज्ड लाइट। अ बीम ऑफ लाइट which contains vibrations of electric field in all possible directions या फिर all possible planes is called as unpolarized light। बराबर, उसको हम डिनोट करते हैं एक स्टार से। करेक्ट। अ बीम ऑफ लाइट which contains vibrations of electric field only in one direction या फिर only in one plane is called as plane polarized light। अ बीम ऑफ लाइट जिसमें एक पर्टिकुलर प्लेन में वाइब्रेशन ज़्यादा हो, दूसरे में कम हो, उसको बोलते हो पार्शियली पोलराइज्ड लाइट। The process of converting unpolarized light into plane polarized light is called as polarization of light। बराबर। तो आप जब गॉगल पहनते हो ना, वो वही करता है, गॉगल का मटेरियल यूपीएल को, क्योंकि जो सन से लाइट आ रहा है वो अनपोलराइज्ड है, उसको प्लेन पोलराइज में कन्वर्ट कर रहा है। मतलब बेसिकली वो बहुत सारे लाइट के कंपोनेंट्स को ब्लॉक कर देता है, तो कम लाइट आता है अंदर, इन शॉर्ट। इसलिए आपको थोड़ा सा अच्छा लगता है कि कम धूप आ रहा है। अब यूपीएल को पीपीएल में कन्वर्ट करने के लिए टोटल 3 से 4 मेथड है, उसमें से 2 आपको अभी है, और ये 2 वापस आपको इंजीनियरिंग करोगे तो फर्स्ट ईयर में आ ही जाएगा। और भी 2 मेथड आएंगे, 1 या 2, वॉट एवर इट इज, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली कितने मेथड डिस्कस होते हैं। पहला है पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन इज गिवन बाय ब्रूस्टर्स लॉ, जिसमें हम लोग एक ट्रांसफॉर्म ग्लास स्लैब लेते हैं, उस पर एक अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट होता है, और जब ये अनपोलराइज्ड लाइट एट अ पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस में इंसिडेंट हो, एक फिक्स एंगल पे, तो जो रिफ्लेक्टेड बीम होता है वो क्या बन जाता है? प्लेन पोलराइज्ड। और रिफ्रैक्टेड बीम होता है पार्शियली पोलराइज्ड। और उस केस में रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड बीम में एंगल होता है 90 डिग्री, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और पूरा सॉल्व करने के बाद, स्नेल्स लॉ अप्लाई करने के बाद, हमको मिल गया tan of थीटा बी इक्वल्स टू म्यू 2 बाय म्यू 1, where mu 2 is refractive index of slab, mu 1 is the refractive index of surrounding medium, और theta b is angle of incidence for which the reflected ray is plane polarized, उसको ब्रूस्टर्स एंगल भी बोलते हैं। तो ब्रूस्टर्स लॉ हमको बताता है tangent of angle of incidence for which the reflected beam is plane polarized is equal to relative refractive index of medium 2 with respect to medium 1। ये था पहला मेथड। दूसरा मेथड है पोलराइजेशन बाय सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। इसको तुम्हारे टेक्स्ट बुक के हिसाब से लॉ ऑफ मालूस बोलते हैं, तो लॉ ऑफ मालूस ही बोलेंगे। लॉ ऑफ मालूस में हम लोग क्या करते हैं, अनपोलराइज्ड लाइट को 2 क्रिस्टल से पास करवाते हैं। पहला क्रिस्टल क्या करता है, यूपीएल को पीपीएल में कन्वर्ट कर देता है, तो उसको बोलते हो पोलराइजर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मैं पोलराइजर को कैसा भी घुमाऊँ, कम से कम एक कंपोनेंट तो पास होने वाला है, मतलब इंटेंसिटी में फर्क मुझे समझेगा ही नहीं। तो समझेगा कैसे कि लाइट अभी पोलराइज होगी, पहले से पोलराइज था, राइट। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, और एक क्रिस्टल यूज करते हैं जिसको बोलते हो एनालाइजर। अब ये एनालाइजर और पोलराइजर के एंगल पे डिपेंड करेगा कि एनालाइजर से जो लाइट बाहर आया उसका इंटेंसिटी कितना है। सो द इंटेंसिटी ऑफ लाइट emerging from the analyzer is directly proportional to square of cosine of angle between the plane of polarizer and the plane of analyzer, that is law of Malus। पक्का पक्का, गुड। तो आज सैटरडे है, आपको मैं 10 मिनट का बोनस दे देता हूँ और खुद भी ले लेता हूँ। So that's it for today।